दुबई, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शानदार होटल और एक ऐसी जिंदगी जो किसी फिल्म की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये शहर रातों रात रेगिस्तान में से उगाया हो। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है? अच्छा, जब दुबई की इतनी अमीरी के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि भाई ये सारी दौलत, ये सारा पैसा जरूर तेल के कुओं से आ रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन सच तो ये है, और ये बात काफी हैरान करने वाली है, कि दुबई की पूरी इकोनॉमी में तेल और गैस का हिस्सा सिर्फ 1% है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1%। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर तेल से नहीं तो ये कमाल की दौलत आई कहाँ से? क्या है इसके पीछे का असली राज? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तेल नहीं तो फिर कैसे दुबई इतना अमीर बना? तो बना कैसे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, दुबई की इस हैरत अंगेज कहानी के पीछे एक शख्स का विजन है। उनका नाम है शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम। जब वो 1958 में पावर में आए, उन्होंने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था जो सिर्फ रेगिस्तान की रेत तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं आगे जाता था। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जब शेख राशिद ने दुबई की कमान संभाली थी, तब ये बस एक छोटा सा पोर्ट टाउन था, एक बंदरगाह। और हाँ, 1966 में तेल मिला जरूर, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा जैकपॉट नहीं था, खासकर जब हम उसके पड़ोसी देशों को देखते हैं जिनके पास तेल के बेशुमार भंडार थे। शेख राशिद ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि तेल हमेशा नहीं चलेगा। उनकी एक बहुत मशहूर कहावत है जो उनके विजन को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते थे, मेरे दादा ऊंट पर चलते थे, लेकिन उनका परपोता फिर से ऊंट पर चलेगा। इसका मतलब साफ था, उन्हें एक ऐसी इकॉनमी बनानी थी जो तेल के खत्म होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी रहे। तो सवाल ये है, इस विजन को, इस सोच को उन्होंने हकीकत में बदला कैसे? चलिए देखते हैं उनकी 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी, जिसने दुबई को एक ग्लोबल हब बना दिया। इस प्लान के 3 मेन हिस्से थे। पहला, समुद्र पर कब्जा यानी पोर्ट्स। दूसरा, टैक्स फ्री जोन। और तीसरा, आसमान पर कब्जा यानी एविएशन। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। सबसे पहला काम, समुद्र पर अपनी धाक जमाना। अब देखिए, उस वक्त दुनिया के बाकी पोर्ट्स हर चीज पर भारी भरकम टैक्स लगाते थे। शेख राशिद ने एक गेम चेंजिंग मूव चला। उन्होंने जबेल अली पोर्ट को पूरी तरह से टैक्स फ्री बना दिया। सोचिए, कोई टैक्स नहीं। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर के जहाज दूसरे पोर्ट्स को छोड़कर दुबई की तरफ आने लगे। और इसका नतीजा बिल्कुल चौंका देने वाला था। आज दुबई की कुल जीडीपी का जरा सोचिए, लगभग चौथा हिस्सा यानी 24% सिर्फ इसी एक फ्री जोन से आता है। ये इस एक हिम्मत वाले कदम की जबरदस्त कामयाबी का सबूत है। अब जो फॉर्मूला समुद्र में कामयाब हुआ, उन्होंने वही फॉर्मूला आसमान में भी आजमाया। 1985 में शुरू हुई एमिरेट्स एयरलाइंस। इसे सरकारी फंडिंग मिली और इस पर कोई टैक्स भी नहीं था। अब इसका फायदा ये हुआ कि बाकी एयरलाइंस जो खुद पैसा लगाती थीं और टैक्स भी भरती थीं, वो इस कंपटीशन में टिकी नहीं पाईं। इसके बाद शेख राशिद के बेटे शेख मोहम्मद ने इस विजन को एक नए लेवल पर पहुंचाया। उन्होंने दुबई को सिर्फ एक ट्रांजिट हब नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल बना दिया जहां लोग आना चाहते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। दुनिया का ध्यान खींचने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे कि बुर्ज अल अरब, जो उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये जो आसमान को छूती इमारतें हैं, इनकी बुनियाद में एक काला सच भी छिपा है। ये सवाल पूछना जरूरी है कि इस चमकदार सपने को सच करने की असली कीमत आखिर चुकाई किसने है? इस सच को समझने के लिए एक आंकड़ा देखिए, और ये काफी चौंकाने वाला है। दुबई की आबादी 35 लाख से ज्यादा है, लेकिन उसमें से अमीराती सिटीजन्स यानी वहां के मूल नागरिक सिर्फ 3 लाख के आसपास हैं। इसका मतलब साफ है कि दुबई को बनाने और चलाने वाले ज्यादातर लोग वहां के नागरिक हैं ही नहीं। तो ये लोग हैं कौन? ये है माइग्रेंट वर्कर्स, जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिस्टम के तहत काम करते हैं। इसे कहते हैं कफाला सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता यह है कि एक मजदूर का जो लीगल स्टेटस है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, बल्कि उसके एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर की होती है। इस सिस्टम के आलोचक इसे आधुनिक गुलामी का नाम देते हैं।
और इस सिस्टम की वजह से मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई गंभीर रिपोर्ट्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एम्प्लॉयर्स पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, सैलरी रोकी जाती है या दी ही नहीं जाती, वर्कर्स को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहना पड़ता है, यहाँ तक कि शारीरिक शोषण तक की बातें सामने आई हैं। लेकिन ये कंट्रोल का मामला सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं है। ये दुबई के पूरे सिस्टम की अथॉरिटेरियन नेचर को दिखाता है और इसका असर खुद रॉयल फैमिली पर भी पड़ता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई हाई प्रोफाइल केस सामने आए हैं जहां रॉयल फैमिली की महिलाओं ने दुबई से भागने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें पकड़कर जबरन वापस लाया गया। ये घटनाएं कंट्रोल के एक चिंताजनक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। तो यहाँ हम दुबई के एक अजीब विरोधाभास पर आते हैं। एक तरफ है वो दुबई जो बिजनेस के लिए खुला है, टैक्स फ्री है, सुपर मॉडर्न है, और दूसरी तरफ है वही दुबई जहां अथॉरिटेरियन शासन है, एक कंजर्वेटिव समाज है और पर्सनल फ्रीडम्स पर सख्त पाबंदियां हैं। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या दुबई की कहानी भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है, एक मॉडल है जिसे फॉलो करना चाहिए, या फिर इस सपने के पीछे जो इंसानी कीमत चुकाई गई है वो इसे एक चेतावनी भरी कहानी बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।